उत्तर गुप्त काल में विद्या के केंद्र के रूप में नालंदा के बौद्ध विहार का अत्यधिक विकास हुआ था। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ सुधा मिश्रा और आज मैं सैर कराऊंगी नालंदा विश्वविद्यालय की जो पुराने समय का खंडहर है। अब उसकी विस्तृत जानकारी मैं आपको देने जा रही हूँ। यह बिहार राज्य में पटना जिले के अंतर्गत बड़गांव नामक ग्राम के निकट प्राचीन गिरिव्रज अर्थात राजगृह से ठीक 8 मील उत्तर स्थित था। वहाँ उत्तरवर्ती गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त और उनके उत्तराधिकारियों ने, जिनका उल्लेख युआन चांग ने शकादित्य, बुधगुप्त, तथागत, बालादित्य और ब्रज नाम से किया है, महाविहार बनवाए थे। इस महाविहार ने विद्या और संस्कृति के रूप में इतनी ख्याति प्राप्त की कि वहाँ भारत के चारों ओर से तो विद्यार्थी आते ही थे, मध्य एशिया, चीन, कोरिया और जावा के लोग भी उसकी ओर आकृष्ट थे। वहाँ पढ़ने वालों की संख्या निरंतर बढ़ती रही। उस महाविहार में विभिन्न प्रकार के आवास, व्याख्यान गृह, पुस्तकालय, वेधशाला आदि थे, जिनके अवशेष पुरातात्विक उत्खनन में प्राप्त हुए हैं। ये सारे भवन अत्यंत विशाल कई तल्लों के थे और उनकी ऊंचाई इतनी थी कि ऊपरी तल्ले बादलों में छिप जाते थे। युआन चुआंग और हिंग ली ने वहाँ के भवनों का अत्यंत विशद और मनोरम वर्णन किया है। इस विद्यालय में अध्यापक और विद्यार्थी मिलाकर 10,000 से अधिक लोग रहते थे, जिनमें अध्यापकों की संख्या 1,500 थी, जिनमें धर्मपाल, चंद्रपाल, गुणमती, स्थिरमती, शीलभद्र, धर्मप्रीति, शांत रक्षित और पद्मसंभव जैसे विख्यात विद्वान थे। यह महायान बौद्ध विहार था, अतः स्वाभाविक है कि उसमें पढ़ने वाले सभी बौद्ध मतावलंबी हों। उसमें प्रवेश पाने के लिए होड़ लगी रहती थी। उसमें प्रवेश के अत्यंत कठोर नियम थे। प्रवेश पाने से पूर्व आवश्यक था कि प्रवेशार्थी प्राचीन और नवीन साहित्य से परिचित हो। प्रवेश द्वार पर ही उनसे कठिन प्रश्न किए जाते थे और उनका उत्तर कठिनता से 10 में से 2-3 दे पाते थे। शेष को निराश लौट जाना पड़ता था। नालंदा में व्याख्यान, प्रवचन, विवाद और विमर्श के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा के विषय थे बौद्ध धर्म के महायान आदि संप्रदायों का धार्मिक साहित्य, तब्र, ज्योतिष और कर्मकांड। इनके अतिरिक्त दर्शन, साहित्य, व्याकरण और कला की शिक्षा की भी व्यवस्था थी। विश्वविद्यालय के अंतर्गत एक विशाल पुस्तकालय था, जो रत्नसागर, रत्नोदबी, रत्नरंजन नामक 3 भवनों में स्थापित था। रत्नोदधि 9 तल्लों का था, जिनमें प्रज्ञापारमिता वर्ग के धार्मिक ग्रंथ और तब्र साहित्य रखे गए थे। एक प्रशस्ति महाविहार था, जो भारत में प्राचीन साम्राज्य मगध में एक बड़ा बौद्ध मठ था। वैदिक शिक्षा के अत्यधिक औपचारिक तरीकों ने तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला जैसे बड़े शिक्षण संस्थानों की स्थापना को प्रेरित करने में मदद की, जिन्हें अक्सर भारत के शुरुआती विश्वविद्यालय के रूप में चिह्नित किया जाता है। नालंदा 5वीं और 6वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य के संरक्षण के तहत और बाद में कनौज के सम्राट हर्ष के अधीन विकसित हुए। गुप्त युग से विरासत में मिली उदार सांस्कृतिक परंपराओं के परिणाम स्वरूप 9वीं शताब्दी तक विकास और समृद्धि की अवधि हुई। बाद की शताब्दियों में धीरे धीरे गिरावट का समय था, एक अवधि जिसके दौरान बौद्ध धर्म के तांत्रिक विकास पूर्वी साम्राज्य में पाला साम्राज्य के तहत
सबसे अधिक स्पष्ट हो गया। नालंदा विश्वविद्यालय की धमक पूरी दुनिया में थी। इसकी स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने 425 से 427 ईस्वी के बीच की थी। 600 सालों तक नालंदा विश्वविद्यालय ने पूरी दुनिया में अपने ज्ञान की महक रखी, मगर 13वीं शताब्दी में तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने आक्रमण कर नालंदा विश्वविद्यालय को बर्बाद कर दिया। करीब इसमें 3 लाख से ज़्यादा किताबें रखी गई थी। इसमें छात्रों और शिक्षकों के रहने की अलग से व्यवस्था थी। तिब्बत, ईरान, जापान, कोरिया समेत अन्य देशों से छात्र शिक्षा ग्रहण करने यहाँ आते थे। इतिहासकारों के अनुसार अफगानिस्तान में जन्मे तुर्की शासक बख्तियार खिलजी ने 1200 ईस्वी के आसपास बंगाल और बिहार पर अपना प्रभुत्व जमाने के लिए बहुत उत्पात मचाया। खिलजी की सेना ने आक्रमण कर नालंदा विश्वविद्यालय को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। उसने कई बौद्ध भिक्षुओं को मार गिराया और विश्वविद्यालय परिसर को आग के हवाले कर दिया। कहा जाता है कि इस विश्वविद्यालय में इतनी पुस्तकें थीं कि आक्रमण के बाद 3 महीने तक उनमें आग की लपटें उठती रहीं। अब यह प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर शेष रह गए हैं। धन्यवाद।